कुर्सी सबको प्यारा होता है, तो जहां अच्छा लगा वहां राजनीति की। सब पप्पू यादव की तरह नहीं होता। आगे 56 साल मेरी उम्र हो गई, तो अब सब दिन तो लाठी गोली कोई खाएगा नहीं। नहीं, कोई जसवाल कहता है थाना नहीं सुनता है, स्पीकर कहता है फलना नहीं सुनता, डिप्टी सीएम का फोन डीएम नहीं उठाता। औकात ही नहीं है किसी को कुछ करने की। यहाँ पर डेमोक्रेसी में आप क्यों बार बार केस और बार बार धमकी देते हो? तो अब मरने से कौन डरता है यहाँ भाई, जो धमकी देते हो आप? कौन किसको डर है यहाँ? जेल जाने से डरते तो हम एम्बुलेंस से पकड़ते। बहुत दुख, बहुत दुख। रामविलास जी के जाने से वैसे ही मन विचलित रहता है। शरद जी की स्थिति वही है। लालू यादव जी, जब देश और समाज आज संकट में है, कई सारी परिस्थितियां, तो लालू यादव जी का 3-3 जगह हड्डी टूटना, इस उम्र में पेन, 4 स्टेज पर किडनी का चला जाना, ये दुखद है। ये मैं समझता हूँ कि ये सही नहीं है। बातचीत भी हुई, हालचाल पूछे बेचारे, हमने देखा। बहुत कम वक्त हम उनके साथ बिताए। तो विशाल हृदय के व्यक्ति हैं वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष समापन समारोह के लिए आए, उन्होंने हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री के बिहार आने से ज्यादा चर्चा इस बात की है कि उस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो भाषण दिया उसको लेकर वो अपने राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर हैं। बिहार की सियासत से जुड़े कई और सवाल हैं। जाहिर है, जब बिहार की राजनीति का घटनाक्रम पल पल बदल रहा है तो रोज नए सवाल भी पनप रहे हैं। उन सवालों पर भी बातचीत होगी। हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो, पूर्व सांसद और बिहार की सियासत के एक कद्दावर शख्सियत पप्पू यादव जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सिटी पोस्ट जी। सर, तेजस्वी यादव के भाषण की बड़ी चर्चा है। भैया, मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता हूँ। वो देश को मूल्यांकन करने दीजिए, जनता को मूल्यांकन करने दीजिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि नरेंद्र मोदी जी आए क्यों थे? 1.25 लाख करोड़ उनको याद नहीं आया। मोतिहारी की चीनी मिल याद नहीं आई। बिहार की जीएसटी का बकाया याद नहीं आया। फरक्का का बांध याद नहीं आया। कोसी ब्रिज याद नहीं आया। बिहार का बाढ़ याद नहीं आया। भागलपुर पूर्णिया एयरपोर्ट याद नहीं आया। सहरसा या एम्स दरभंगा एम्स याद नहीं आया। उन्हें बंद पड़े फैक्ट्रियां याद नहीं आई। उन्हें जमालपुर विश्वविद्यालय रेलवे याद नहीं आया। पटना यूनिवर्सिटी याद नहीं आई। उन्हें बिहार का पलायन याद नहीं आया। बिहार का बेरोजगार याद नहीं आया। तो उन्हें याद क्या आया? विशेष राज याद नहीं आए। विशेष पैकेज याद नहीं आए। ना सत्ताधारी ने विशेष राज विशेष पैकेज की बात की, ना विपक्ष ने, ना कांग्रेस ने, ना माले ने, ना सीपीआई ने। आखिर ये कौन सा तालमेल घालमेल है? सियासत और विपक्ष का जो चरित्र है, सही किसी ने बड़े सांस्कृतिक लोगों ने कहा था और मैं उसको मानता भी हूं कि राजनीति का जो चरित्र होता है वो बेसिया से भी खतरनाक होता है। क्या भगवान जाने क्या स्पीच है क्या नहीं है, वो क्या तय करते हैं? उनकी पार्टी है, उनके नेता हैं और उनको चाहने वाले लोग व्यूअर्स हैं, उनके क्या हैं वो दुनिया देख रही है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिले सर आप? बहुत दुख, बहुत दुख। रामविलास जी के जाने से वैसे ही मन विचलित रहता है। शरद जी की स्थिति वही है। लालू यादव जी, जब देश और समाज आज संकट में है, कई सारी परिस्थितियां, तो लालू यादव जी का 3-3 जगह हड्डी टूटना, इस उम्र में पेन, 4 स्टेज पर किडनी का चला जाना, ये दुखद है। ये मैं समझता हूँ कि ये सही नहीं है। बातचीत भी हुई, हालचाल पूछे बेचारे, हमने देखा। बहुत कम वक्त हम उनके साथ बिताए। तो
विशाल हृदय के व्यक्ति हैं। वो अलग बात है कि राजनीति में और परिवार पुत्र अब कोई मैटर नहीं है। पुत्र है तो राजनीति करेंगे और उनकी प्रतिबद्धता उनके प्रति होगी। मैं ऐसे चीज़ों में नहीं जाऊंगा, लेकिन उनका जो मेरे प्रति स्नेह और पागलपन है था, और जो हमारा रिश्ता 84-85 से लेकर के रहा, जो मैं जिस भूमिका में मैं हमेशा लालू यादव जी संकट में रहे, जिस परिस्थिति में रहे, तो मैंने कोशिश की। वैचारिक हम दूरियां रहे, लेकिन राजनीतिक रूप से दूरियां रही, लेकिन व्यक्तिगत वैचारिक रूप से रिश्तों के रूप में हम कभी अलग नहीं रहे। अब सर, अब सवाल उस संभावित खेल की जिसकी चर्चा अक्सर बिहार की सियासत में होती है। आपने भी कहा पिछले दिनों की बीजेपी चाहे तो किसी को भी महाराष्ट्र की तरह एकनाथ शिंदे बनाकर, और बीजेपी के पास ईडी है, सीबीआई है, सीडी है। बीजेपी के पास 3,000-4,000 करोड़ रुपया खर्च करने वाले अदानी हैं। यहाँ गवर्नर हैं, स्पीकर हैं। बीजेपी के पास पावर है, जेल है, सब कुछ है। बीजेपी कब किसकी डेमोक्रेसी बंद कर दे, चैलेंज कब खत्म हो जाए, ये कहना मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है। उस संभावित खेल में कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है। अब कौन क्या करेंगे, कौन सा खेल होगा 2024 के पहले, वो क्या चाहते हैं। 2000 नीतीश कुमार जी तो उनके स्वाभाविक गठबंधन नहीं है, इसको आप समझ लीजिए। वह रहते हुए सेकुलरिज्म से समझौता नहीं किया और अपनी आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा। अलग बात है कि बीजेपी के साथ एक तरफ गड्ढा, एक तरफ खाई नाला ये रहा, और उनको सरकार जिस रूप में कंफर्ट लगा वो चलाने का अपना, कुर्सी सबको प्यारा होता है, तो जहाँ अच्छा लगा वहाँ राजनीति की। सब पप्पू यादव की तरह नहीं होता। आगे 56 साल मेरी उम्र हो गई, तो अब सब दिन तो लाठी गोली कोई खाएगा नहीं, जेल तो जाएगा नहीं। तो जो लोग ईडी में फंसे हैं, साइलेंट की ईडी का काम करते हैं, आज भी पैसे के बगैर राजनीति नहीं होती है। तो बीजेपी और अमित शाह जी और मोदी जी किसको छोड़ देंगे, आपको लगता है? और जब तक ये दोनों जिंदा हैं, बीजेपी के बगैर कोई सरकार बन जाएगी, आपको लगता है? आरसीपी सिंह उस संभावित खेल में कोई फैक्टर है क्या? सर, मुझे कुछ भी पता नहीं है। आरसीपी सिंह जी राजनीति में क्या कर सकते हैं? वो तो खुद ही कहते हैं कि हम जमीन पे आ गए। अब वो क्या हवा में थे क्या? क्या बोल देते हैं इतने। मैंने आरसीपी सिंह जी को नीतीश ने बहुत कुछ दिया, ओएसडी, पीएस, मंत्रालय, फिर सीएम का, फिर 2 बार राज्यसभा, पूरी पार्टी, पूरा संगठन, और उसके बावजूद संतुष्ट ना हो तो अलग बात है। अब राजनीति में वैचारिक कुछ चीजें होती रहती हैं। अब पीठ में खंजर भोंकने का काम बीजेपी हमेशा करती रही है, तो कब क्या वो रंग बदलेंगे वो तो बीजेपी समझे। क्या कौन बनेगा, जो दिख रहा है उसमें हम यही देख रहे हैं कि अब यहाँ कोई विपक्ष नहीं है, सब बीजेपी है। आखिरी सवाल है सर, और सवाल बिहार के बहुचर्चित राजीव नगर के नेपाली नगर मामले से जुड़ा हुआ है। पप्पू यादव काफी आक्रामक रहे इस पूरे मामले को लेकर। जिस तरह से क्या अवैध था, क्या वैध था, उस पर अलग बहस हो सकती है, लेकिन जिस तरह से मकान खाली कराए जा रहे थे, आप उन लोगों के साथ खड़े थे जो चीख रहे थे, चित्कार रहे थे, और एक तरह से गिड़गिड़ा रहे थे कि हमने मकान, लोगों की अपनी समस्या है। तो समझिए, पप्पू यादव चाहे बाढ़ हो, पटना हो, कोरोना हो, घटना हो, अग्निवीर हो, आरबीआई हो, एसटीटी हो, बीटीटी हो, पप्पू यादव का मतलब है कि जो पीड़ित है, जो संकट में है, जो अभाव में है, जो डरा हुआ है, और जिन्हें सरकार, सिस्टम और जमीन माफिया, बालू शराब माफिया, ये लोग चैलेंज करता है, तो वहां मैं होता हूँ जहाँ बेटे की तरह मेरी जरूरत है। पटना तो 30 साल से नगर निगम बीजेपी का है, 6 एमएलए हैं। बाढ़ में, कोरोना में कहीं मदद नहीं करने वाले पटना की जनता ने पता नहीं पितमरू होकर के और किस तरीके से बीजेपी को सपोर्ट करती है, समझ से बाहर है। डिप्टी सीएम 2 हैं, डिप्टी सीएम के नगर निगम है। क्या हुआ? वो आए, नरेंद्र मोदी तो स्मार्ट सिटी हो गई।
बन गई एम्स और चीजें, रक्सौल में फैक्ट्री, कोई सुनने को, जसवाल कहता है थाना नहीं सुनता, स्पीकर कहता है फलना नहीं सुनता, डिप्टी सीएम का फोन डीएम नहीं उठाता, औकात ही नहीं है किसी को कुछ करने की। नहीं, जो सवाल तो भैया सवाल अब अवैध तो है नहीं, एकदम अवैध नहीं है। 92 तक आप रजिस्ट्री लिए, 83 84 में आपने रजिस्ट्री वाले को आपने तोड़ दिया। किस ग्राउंड पर तोड़ा आपने? ना तो 28 लाख रुपया मुआवजा जो सुप्रीम कोर्ट कही, ना बसाने की बात की। आप औने पौने में आप 4000 फोर्स लेकर के आप 92 के बाद बिजली बिल दिया, सब कुछ दिया आपने, रजिस्ट्री भी दूसरे तरीके से कराने का प्रयास किया, लगातार बनते रहे। तो आप पैसा वसूलिए ना, आप दरोगा से, थाना प्रभारी, सीआई, सीओ, नगर निगम, डीसीएलआर, एडीएम, जो पदाधिकारी इस 400 एकड़ के खेल में, आप राजीव नगर में आप जहां पर जजेस का घर है, आईएएस का घर है, नेता पदाधिकारी का घर है, उसको आपने टच नहीं किया। और जहां मिडिल क्लास कर्मचारी का घर है, उसकी बच्चियों को, लड़कियों को, औरतों को पीट पीट करके आपने मारा। तो क्या पप्पू यादव जिंदा रह के क्या फायदा है? जब आप मारोगे ही, गोली चलाओगे, तो ऐसे में तो मौत सही है। इस लड़ाई को तो और आप आगे ले जा रहे हैं। जानकारी मिली कि आप कोर्ट तक जाएंगे और चले गए, जाएंगे नहीं, कोर्ट में हम इंटरवेनर बन गए हैं। दूसरे दिन हमको वहां पर जिस तरीके से धरना पर, डेमोक्रेसी में आप क्यों बार बार केस और बार बार धमकी देते हो? तो अब मरने से कौन डरता है यहाँ भाई, जो धमकी देते हो आप? कौन, किसको डर है यहाँ? जेल जाने से डरते तो हम एम्बुलेंस से पकड़ते, अस्पताले में जाके इन लोगों की बेमानी धरते। और 56 साल में यदि मैं सड़कों पर होता हूं तो इसका मतलब है कि मैं डेली लड़ने की तैयारी में रहता हूं। तो भैया आप इस बात को समझ लीजिए, मैं बहुत क्लियर हूं कि जब जब जुल्म ही जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, वहां पप्पू होगा। तो जब जब जमीन माफिया नेता के नक्शे से, कहां चले गए 6 एमएलए हैदराबाद में? बोला था गंगा चौरसिया जी के पुत्र संदीप चौरसिया की जान दे देंगे, डिप्टी सीएम बोला था 30 तक सब कुछ कर लेंगे, और आपने सारी जिंदगी की कमाई बर्बाद कर दी, आपने तोड़ दिया। हाँ, तो ये तो नहीं चलेगा और ना होगा। तो पप्पू यादव ये ना होने देंगे, और जहां जहां जुल्म होगा वहां वहां पप्पू यादव खड़े होंगे, खड़े दिखाई भी देते हैं। कई दूसरे राजनीतिक सवालों पर भी बातचीत। उम्मीद है ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।